चंदनपुर गांव के पास एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल के बारे में एक अजीब अफवाह पूरे इलाके में फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जो भी शाम के बाद उस जंगल में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन पेट की आग इंसान से हर डर भुला देती है, इसलिए कई लकड़हारे रोज उसी जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। एक दिन मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा सुबह सुबह उसी जंगल में लकड़ी काटने पहुंचा। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे काफी अच्छी और सूखी लकड़ी मिल गई। लकड़ी काटते हुए मोहन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज की लकड़ी बेचने पर उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे और वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकेगा। कई दिनों बाद उसके मन में अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की उम्मीद जगी थी। वाह, आज तो खूब सूखी लकड़ी मिल गई। इन्हें बेचकर बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा और जंगल पर शाम का अंधेरा उतरने लगा। मोहन ने जल्दी से लकड़ियों का बड़ा गट्ठर तैयार किया और उसे अपने सिर पर रख लिया। अब उसके कदम गांव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर भी पैदा हो चुका था। उसे गांव वालों की वो बात याद आ रही थी कि शाम के बाद जंगल में अकेले जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की लौटती आवाजों के बीच मोहन खुद को समझाने लगा कि वो जल्दी से गांव पहुंच जाएगा। शाम होने लगी, जल्दी जल्दी गांव की ओर जाना होगा। नहीं तो सुना है कि इस जंगल में शाम को जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। मोहन अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक उसकी नजर रास्ते के बीच खड़ी एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ी। सुनसान जंगल के बीच उस लड़की को देखकर मोहन कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है? उसके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर इतनी वीरान जगह पर ये लड़की अकेली क्या कर रही है। यहाँ तो आसपास दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं थी। लड़की ने मोहन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर चलने लगी। मोहन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर न जाने क्यों उसके कदम भी उसी दिशा में बढ़ने लगे। वो लड़की से कुछ दूरी बनाए हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल जितना गहरा होता जा रहा था, चारों तरफ का सन्नाटा उतना ही बढ़ता जा रहा था। आखिर लड़की पेड़ के पीछे चली गई। मोहन भी उसके पीछे पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पेड़ के पीछे से मोहन चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। जैसे कोई किसी से खुद को छोड़ने की विनती कर रहा हो। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। न लड़की दिखाई दी, न कोई आवाज सुनाई दी और न ही मोहन की कोई आवाज दोबारा जंगल में गूंजी। कुछ ही देर में जंगल पहले की तरह बिल्कुल शांत हो गया। उधर गांव में मोहन की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मेरे पति अभी तक नहीं आए। मुझे तो चिंता होने लगी। अभी तक तो रोज आ जाते थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आए। उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। शाम बीत चुकी थी और रात भी काफी गहरी हो गई थी, लेकिन मोहन अब तक घर नहीं लौटा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसके मन की चिंता डर में बदलने लगी। उसे बार बार यही ख्याल आने लगा कि आखिर मेरे पति घर क्यों नहीं आए। चंदनपुर गांव में मोहन के अचानक गायब होने के बाद डर का माहौल था। गांव के लोग चौपाल पर बैठकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम लोग जानते हो, मोहन कल से ही गायब है। उसकी पत्नी बहुत रो रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। भाई, कुछ लोग तो कह रहे थे कि वो कल पहाड़ी वाले जंगल में गया था और शाम को इस जंगल से लौटकर नहीं आया है। मैं वर्षों से कहता आया हूं, उस जंगल में कोई रहस्य छिपा है। जो भी अकेले जाता है लौट कर नहीं आता। एक एक करके हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं। कल शाम मैंने जंगल के किनारे किसी अनजान लड़की की परछाई देखी थी। पहले लगा कोई मुसाफिर होगी, लेकिन अब लगता है बात कुछ और है। अब डर के कारण कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आज मोहन गायब हुआ है तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है।
कोई जंगल को जिम्मेदार बता रहा था, तो कोई कह रहा था कि उस जंगल में जरूर कोई रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों को अपने साथ ले जाती है। चौपाल के पास खड़ा राजू चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। सिर्फ अफवाहों से कोई गायब नहीं हो जाता, इसके पीछे जरूर कोई सच्चाई होगी। राजू मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो जंगल से लकड़ी ही नहीं लाएगा तो लकड़ी बेचकर अपनी माँ की दवा के पैसे कहाँ से लाएगा। उसके लिए जंगल में जाना मजबूरी थी। उसने गांव वालों की डरावनी बातों को अपने मन से निकाल दिया और अगली सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजू लकड़ी काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक पेड़ों के बीच से घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। राजू के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राजू ने सोचा कि शायद हवा के कारण कहीं कुछ हिल रहा होगा। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? इस सुनसान जंगल में मुझे इस घुंघरू की आवाज के जाल में नहीं फंसना है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। उसने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर में उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया, उसे अपने सिर पर रखा और गांव की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि जंगल में बजने वाले वे घुंघरू किसी हवा की आवाज नहीं थे। अगले दिन राजू फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। अपनी माँ की दवा के लिए पैसे जुटाना उसके लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए डर के बावजूद वो जंगल आ रहा था। राजू ने जैसे ही लकड़ी काटना शुरू किया, अचानक फिर वही घुंघरुओं की आवाज जंगल में गूंजने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। राजू ने अपना काम रोक दिया और ध्यान से सुनने लगा। ये आज भी कल जैसे घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। आखिर बात क्या है? चलो चलकर देखते हैं। घुंघरुओं की आवाज कुछ दूर जंगल के अंदर से आ रही थी। पहले राजू ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज लगातार सुनाई देती रही। आखिरकार उसकी उत्सुकता बढ़ गई। राजू आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। उस युवती का नाम कविता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजू कुछ पल उसे देखता रहा। तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस जंगल में तो आने से बहुत लोग डरते हैं। मैं कुछ नहीं बता सकती। लगता है तुम भी मेरी ओर आकर्षित हो गए हो। चलो तुम हमारे साथ चलो अर्जुन। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरी बूढ़ी माँ बीमार रहती है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं अभी शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे जाना होगा। अरे नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इतनी सुंदर हूँ। आज तक जो भी लड़का मुझे देखा है मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें भी मेरा साथ चलना होगा। नहीं, तुम्हारे साथ मैं नहीं चल सकता। मेरी बूढ़ी माँ मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे लिए जिम्मेवारी ही सबसे ऊपर है। राजू वहां से चल देता है। कविता ने अपनी मीठी बातों से राजू को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की। वो उसे तरह तरह की बातें बताकर जंगल के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन राजू ने साफ मना कर दिया। ये सब कैसे हो सकता है? आज तक मेरे जाल से कोई बचकर वापस नहीं गया। फिर ये लड़का हमको ठुकराकर कैसे जा सकता है? अगर मैंने इसको अपने बस में नहीं किया तो मेरी वर्षों पुरानी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राजू के जाते ही कविता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये लड़का उसके जाल में क्यों नहीं फंस रहा है। राजू लकड़ियां उठाकर वापस गांव की ओर चल पड़ा।
राजू के लिए उसकी बीमार माँ सबसे ज्यादा जरूरी थी। वो किसी अनजान लड़की के साथ जाकर अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अगली सुबह राजू फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो रोज की तरह लकड़ी काटने पहुंचा ही था कि उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी कविता पर पड़ी। लेकिन आज कविता का रूप बिल्कुल अलग था। वो फूट फूट कर रो रही थी। राजू कुछ देर तक उसे दूर से देखता रहा। उसके मन में सवाल उठने लगा कि जो लड़की पिछले दिनों उसे बार बार परेशान कर रही थी, वो आज इतनी दुखी होकर क्यों रो रही है। अरे ये रो क्यों रही है? रोज तो बहुत अच्छे से बातें करती थी, मुझे परेशान करती थी, लेकिन यार ये आज रो क्यों रही है? राजू के मन में दया जाग उठी। वो धीरे धीरे कविता के पास गया और उसका हाल पूछने लगा। अरे आज इतना रो क्यों रही हो? क्या बात है? मैं तुमको अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। मुझे माफ कर दो। मुझे यूं ही किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। भले ही तुम कुछ भी कहो, लेकिन हो तुम बहुत सुंदर। बताओ आखिर क्या परेशानी है? तुम अगर मेरी परेशानी की वजह जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाती हूँ। चलो ठीक है, तुम जब इतने दिनों से चलने के लिए बोल रही हो तो चलो, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कविता ने रोते हुए अपनी परेशानी की ऐसी कहानी सुनाई कि राजू को उस पर तरस आने लगा। उसे लगा कि शायद उसने कविता को गलत समझा था। कविता ने राजू से मदद मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। इस बार राजू ने मना नहीं किया। कविता आगे चलने लगी और राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां राजू पहले कभी नहीं गया था। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी और रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। कविता आगे आगे और राजू उसके पीछे गुफा के अंदर प्रवेश किया। उसकी आंखों के सामने गांव के वे सभी लोग पड़े थे जो पिछले कई दिनों और महीनों से अचानक गायब हो गए थे। कोई होश में नहीं था। उन्हीं लोगों के बीच राजू ने मोहन को भी पहचान लिया। राजू की सांसें तेज हो गईं। कविता, ये सब लोग यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं? मोहन भी इन्हीं लोगों के बीच है। आखिर इनके साथ हुआ क्या है? ये सब मैं क्या देख रहा हूं? ये सब बेहोश क्यों पड़े हैं और उन दोनों को बांधकर क्यों रखा गया है? क्या है इसका रहस्य? ये दोनों मेरे माता पिता है। तुमको भी इस गुफा में बेहोश करके रख दिए जाओगे। क्या ये दोनों तुम्हारे माता पिता हैं? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ साल पीछे जाना होगा। उस समय मैं 20 साल की थी और मेरी जिंदगी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। आज जो ये हाल तुम देख रहे हो, ये ठाकुर रघुवीर सिंह की जिद के वजह से है। मुझे पूरी बात बताओ कविता। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। कविता ने बताया कि कई साल पहले वो अपनी माता पिता के साथ मेरठपुर गांव में रहती थी। उनका परिवार बहुत गरीब था और गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी ही उनका घर था। घर में सिर्फ कविता, उसकी माँ और उसके पिता रहते थे। एक दिन कविता हमेशा की तरह नदी से पानी भरने जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे गोपाल से हुई। गोपाल की नजर जैसे ही कविता पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। अरे ये कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं अपने जमाने में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अब यही मेरी दुल्हन बनेगी। हाँ। कविता की सादगी और खूबसूरती ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुम कौन हो? तुम इस तरह मेरा रास्ता घेर कर क्यों खड़े हो? अरे तुम डरो मत, मेरा नाम गोपाल है और मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा हूँ। मैं तुमको जब से देखा है तब से मैं तुम्हारे पर मोहित हो गया हूँ। वाकई तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे हो? वो तो गांव के बहुत अमीर ठाकुर हैं। कविता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी जाति के और तुम गांव के बड़े अमीर
ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे हो। ये शादी कैसे हो सकती है? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। अपने पिता से बात करूंगा। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तैयार हूँ। मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं तुम्हारे घर की बहू बनूंगी। गोपाल ने अपने मन की बात कविता के सामने रख दी। गोपाल ने आखिरकार अपने पिता ठाकुर रघुवीर सिंह के सामने कविता से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। अरे बेटा, आज बहुत तुम खुश लग रहे हो, क्या बात है? पिताजी, मैं एक लड़की पसंद किया हूँ। बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत सुशील लड़की है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। जरूर कोई अमीर ठाकुर की लड़की होगी। बताओ, कौन है वो खुशनसीब लड़की? पिताजी, वो कोई अमीर ठाकुर की लड़की नहीं है। वो हमारे गांव के रामदीन काका की लड़की है। तुमने ऐसी बात सोचने की हिम्मत भी कैसे की? हमारे खानदान में उस नीच जाति के परिवार की लड़की बहू बनकर नहीं आ सकती। पिताजी, मैं कविता को पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन पिताजी, शादी मेरी जिंदगी का फैसला है। मैं कविता को छोड़ नहीं सकता। गोपाल, तुम कान खोलकर सुन लो। मेरे रहते ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन जैसे ही रघुवीर सिंह को ये बात पता चली कि लड़की एक छोटे परिवार की है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी वक्त गुस्से में ठाकुर रघुवीर सिंह खुद कविता के घर पहुंच गया। गरीब झोपड़ी के अंदर कविता के माता पिता ठाकुर रघुवीर सिंह को देखकर हैरान हो गए। ठाकुर साहब, आप यहाँ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? रामदिन, तुम अपनी बेटी को समझा लो। वो मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करना चाहती है। वो मेरे घर की बहू बनने का सपना देख रही है। तुम कहाँ छोटे लोग और हम कहाँ ठाकुर। ये शादी कभी नहीं हो सकती। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कविता को समझा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अगर तुम्हारी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। रघुवीर सिंह की धमकी के बाद कविता के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने कविता को गोपाल से दूर रहने के लिए समझाया। ठाकुर रघुवीर सिंह केवल घमंडी और कठोर इंसान ही नहीं था, बल्कि वो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में भी बहुत विश्वास करता था। रघुवीर सिंह के मन में एक ही इच्छा थी, वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। इसी लालच में एक दिन वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में रहने वाले तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक के सामने बैठकर रघुवीर सिंह ने अपनी इच्छा उसके सामने रखी। बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरी जिंदगी कभी खत्म ना हो। मैं अमर होना चाहता हूं बाबा। तांत्रिक ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर गंभीर आवाज में बोला, अमर होने की इच्छा आसान नहीं होती। इसके लिए तुम्हें एक बेहद खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करना होगा। चाहे जितना कठिन हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे अमर होने का रास्ता बता दो। अगर तुम इस अनुष्ठान के लिए 20 नर बलि दोगे तो तुम्हें अमर होने की शक्ति मिल सकती है। ठीक है बाबा, मैं अमर होने के लिए 20 नर बलि दूंगा। मैं अमर होने के लिए कुछ भी करूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर रघुवीर सिंह के मन में लालच और बढ़ गया। उसने बिना किसी सवाल के तांत्रिक की बात पर विश्वास कर लिया। इधर गोपाल अपने पिता की सख्त मनाही के बावजूद कविता से चोरी छिपे मिलने जंगल के किनारे पहुंचा। दोनों एक सुनसान जगह पर खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। गोपाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। दरअसल ठाकुर रघुवीर सिंह का एक आदमी गोपाल का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। वो सीधे ठाकुर के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। मालिक,
एक जरूरी खबर है। आपका बेटा गोपाल अभी भी कविता से चोरी छिपे मिलता है। क्या कहा? मैंने उसे साफ साफ मना किया था कि उस गरीब लड़की को छोड़ दे। हाँ, तो लगता है कुछ करना पड़ेगा। कुछ पल सोचने के बाद रघुवीर सिंह के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसे पता था कि कविता अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। कविता के द्वारा ही अमर होने का अपना सपना पूरा करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर कविता के माता पिता को जंगल की गुफा में कैद कर दिया जाए तो कविता को मजबूर किया जा सकता है। कविता अपने माता पिता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर मैं उसके माता पिता को अपने कब्जे में ले लूं, तो वो मेरे कहे अनुसार काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन मालिक, उसे क्या काम करना होगा? जंगल में जो लकड़हारे देर शाम तक रुकते हैं, कविता उन्हें अपने जाल में फंसाकर गुफा तक लेकर आएगी। बाकी काम हमारे आदमी संभाल लेंगे और इसी के जरिए तांत्रिक में जो अमर होने का तरीका बताया था उसे पूरा करेंगे। मेरा जीवन का एक ही मकसद है, अमर होना। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। ठीक है मालिक, हम आज रात ही कविता समेत उसके माता पिता को उठाकर पहाड़ी वाले जंगल की गुफा में बंद कर देंगे। रात होते ही ठाकुर रघुवीर सिंह के आदमी कविता के माता पिता को उठाकर काली पहाड़ी वाले जंगल के गुफा में ले जाने के लिए उसके घर पहुंचे। रघुवीर सिंह की योजना के अनुसार कविता के माता पिता को काली पहाड़ी के जंगल में स्थित एक गुफा में कैद कर दिया गया। ठाकुर साहब, मेरे माता पिता को छोड़ दो। आप लोगों ने यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे छोड़ देंगे। अगर तू अपने माता पिता को सही सलामत देखना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम जंगल में आने वाले लोगों को किसी तरह यहां तक लेकर आओगी। जब 20 लोग इस गुफा में पहुंच जाएंगे, तब तुम्हारे माता पिता आजाद कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं किसी निर्दोष इंसान को धोखा नहीं दे सकती। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे माता पिता की जिंदगी तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। ठीक है ठाकुर साहब, जो आप बोल रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे माँ बाप को छोड़ दीजिए। कविता अपने माता पिता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। रामदीन और उसके परिवार को गांव से गायब हुए 1-2 दिन बीत चुके थे। शुरुआत में किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, रामदीन का परिवार कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर वे लोग गए कहां? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रामदीन तो बिना बताए कहीं जाने वाला आदमी नहीं था। आखिर रामदीन कहां गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ भी जंगल में कोई अनहोनी हो गई हो? मुझे तो कुछ आशंका लग रहा है। भगवान जाने, बेचारा अपना पूरा परिवार लेकर कहां चला गया, किसी को बताया भी नहीं। लेकिन जब लगातार कई दिनों तक रामदीन, उसकी पत्नी और कविता दिखाई नहीं दिए, तो गांव वालों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उन्हें डर था कि कहीं राजू भी उन लोगों की तरह गायब न हो गया हो, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला था। आखिरकार कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और राजू को खोजने के लिए उसी रहस्यमय जंगल में निकल पड़े। गांव वाले सावधानी से गुफा के अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। गुफा में कई गांव वाले बेहोश पड़े थे, जिन्हें वे कई दिनों से लापता समझ रहे थे। कविता अपने अतीत का एक एक राज राजू को बता रही थी। उन्हें अब समझ आने लगा था कि इतने दिनों से गांव से गायब हो रहे लोगों के पीछे कोई साधारण रहस्य नहीं था। जब पूरे गांव के सामने ठाकुर रघुवीर सिंह की असलियत सामने आई, तो हर कोई हैरान और गुस्से में था। जिन लोगों को वो कई दिनों से गुमराह कर रहा था, उन्हें अब उसके झूठ और साजिश की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। गांव वालों ने फैसला किया कि इस मामले को यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता। अगले दिन गांव के बीचों बीच एक महापंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
ठाकुर रघुवीर सिंह भी वहां खड़ा था। उसके चेहरे से पहले वाला घमंड गायब हो चुका था। रघुवीर सिंह, आज तुम्हें पूरे गांव के सामने अपनी करतूतों का जवाब देना होगा। तुमने गांव वालों से झूठ बोला और कई लोगों को मुसीबत में डाला। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच और अपनी जिद में मैंने सही और गलत का फर्क ही भुला दिया। मैं पूरे गांव से माफी मांगता हूं। तुम्हारी माफी से हमारा डर और हमारी परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। इतने दिनों तक हम अपने परिवार वालों के लिए परेशान रहे। जिस इंसान ने पूरे गांव का भरोसा तोड़ा, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। पंचायत में काफी देर तक चर्चा होती रही। आखिर में मुखिया ने सभी ग्रामीणों की राय सुनी और अपना फैसला सुनाया। पंचायत का फैसला है कि ठाकुर रघुवीर सिंह को आज के बाद इस गांव में रहने की अनुमति नहीं होगी। रघुवीर सिंह, तुम 2 दिन के अंदर अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़ देगा। यही पंचायत का फैसला है। ये सुनकर रघुवीर सिंह ने सिर झुका लिया। जिस घमंड के साथ वो कभी पूरे गांव पर अपना प्रभाव जमाता था, आज उसी गांव के सामने उसे अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा था। लालच इंसान को ऐसी राह पर ले जा सकता है जहां उसे अपने ही अपनों और सही गलत का फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाई जाए, एक दिन सामने जरूर आती है।